हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूँ आयुषी चौधरी और आज है हमारे साथ जसकीरत सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जसकीरत सर को जो लोग स्टॉक और ट्रेडिंग करते हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे। बाकी अगर कोई नहीं जानता तो उनके लिए तो इट्स लाइक कि स्टॉक एंड ट्रेडिंग के लिए तो सर ऐसे प्रोफेशनल है। एंड जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए एज अ टीचर सर की बहुत वैल्यू है। थैंक यू। तो सर जैसे मैंने बताया कि आप प्रोफेशनली स्टॉक एंड ट्रेडिंग करते हैं, बट उससे पहले आपने एज अ बिगनर स्टार्ट करा। आपने क्यों स्टार्ट करा, ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई? तो इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूँ 10th 11th से ही, तो मैं बिजनेस में आ गया था अपने फादर के साथ। मैं अपने जीजा जी के साथ, उन सबके साथ मैं बिजनेस करता था। फादर के साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मैं हेल्प करता था। अपने जीजा जी का क्लॉथ का बिजनेस था, एक्सेसरीज का, ब्रांड्स का, तो मैं उसमें हेल्प कर देता था। तो वहाँ से मेरे को बिजनेस करने के ना एक वो आया कि यार बिजनेस करना ही है। इससे एक चीज साबित हो गई थी कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को बिजनेस करना है। इंटरेस्ट मेरा वहीं से आ गया था। उसके बाद जैसे ही मैंने कॉलेज स्टार्ट करा, मैंने अपने ही पापा के बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, एक और तो आप कह सकते हो स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया। वो करा मैंने पैकर्स एंड मूवर्स का। Okay. वो ऑलमोस्ट मैंने 2016 से 2017 तक किया, 1 1.5 साल किया। वो आज भी पापा कर रहे हैं, मैंने वो छोड़ दिया। मतलब मैं उनके साथ हेल्प करता हूँ, सारा आज भी करता हूँ काम। बट एक्टिवली मैंने उस टाइम बहुत करा, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे रहा था वो काम। बट वो काम में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव था, कैपिटल काफ़ी लगनी थी, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड करा। बट फादर उनको आज भी मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी थी वो बिजनेस की तो चल ही रही थी। बट प्रॉब्लम थी कि पैसा ज़्यादा नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट था और फादर का भी बिजनेस ठीक था। बट एक मिडिल क्लास फैमिली में हर टाइम होता है कि आपको और पैसा तो चाहिए जी, जितना पैसा आएगा उतना कम है। आज मैं अगर बात करूं एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो टाइम था 2017 और मैं फर्स्ट ईयर में था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेस साथ में कर रहा था मैं उस टाइम। तो छोटे बिजनेस में आप कह सकते हो मैं अपने ऑफिस में आता था कॉलेज के बाद, और मैंने वहाँ पे एक साइबर कैफे ओपन कर लिया अपने ऑफिस में ही। तो वहाँ पे प्रिंटर ले लिया, ऑनलाइन मेरे को नॉलेज तो थी, कंप्यूटर आता था, इंटरनेट मैंने लगवाया। वहां से मेरी थोड़ी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हुई। बट स्टिल अब आपको पता है, जब पैसा आपको आने लगता है तो आपको होता है कि और पैसा चाहिए। तो अब मैं और फादर एक दिन बैठे थे ऑफिस में, तो हमारी एकदम डिस्कशन चली कि पापा कुछ टाइम पहले शेयर मार्केट में उन्होंने 3 4 बार ट्रेड करा, थोड़ा सा पैसा बना बट थोड़ा सा उनको लॉस हुआ, तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि यार, मतलब मेरा नाम घर में हटजी बोलते हैं, तो मेरे को कहा कि यार तू भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे। तो मैंने कहा पापा ये तो रिस्की है। वो कहते नहीं तू कर। तो मैंने अपना डीमैट खोला और 2017 21 सितंबर 2017, मुझे आज भी डेट याद है जब मैंने अपना फर्स्ट स्टॉक खरीदा। एंजल वन में उस टाइम मैंने डीमैट अपना ओपन करा, अपने एक फ्रेंड के थ्रू ओपन करा। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब पैसे तो थे ही नहीं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे तो थे नहीं, तो मैंने 30,000 रुपीज बोरो करे। और वो बोरो मार्केट से नहीं करे, वो मैंने बोरो करे अपनी मदर से। तो मेरी मम्मी ने 30,000 रुपीज दे दिए, जो मैं आज तक उनको नहीं बताता वो 30,000 कहाँ गए। क्योंकि जो स्टॉक्स मैंने उस टाइम बाय करे, मुझे नॉलेज कम थी। मैंने देखी देखी में, मतलब किसी से पूछ के बाय करे। मैंने बहुत ही हाई प्राइस पे बाय करे, और वो स्टॉक्स, वो 30,000, मतलब वो 30,000 जब मैंने पहली बार लगाए थे उसने मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। उसको हम कहते हैं बिगनर्स लक। ये मार्केट में होगा, अगर आप भी मार्केट में फर्स्ट टाइम आओगे, मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगी, उसको बिगनर्स लक कहते हैं। उसके बाद वो बिगनर्स लक से पैसा तो आया, बट उसके बाद वो 30,000 बहुत जल्दी खत्म होने लग गए। खत्म क्यों? दिन भर दिन लॉस बढ़ रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं इन स्टॉक्स के साथ करूं क्या। मैं उसमें सोच रहा हूँ, अब मैंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिए थे, बट मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया था। तो ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। यहां से मेरी जर्नी क्या स्टार्ट होती है, मेरे को इतना पता चल गया कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये आप किसी से पूछ कर या आप न्यूज देख के, न्यूज़पेपर में कुछ स्टॉक की टिप्स आ गई, वहां से देख के अगर स्टॉक्स बाय करोगे, आप इसमें लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, मतलब सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उस केस पे फिर मैंने 2018-19 के बीच, जब मेरा थर्ड ईयर था कॉलेज का, साथ साथ में मैं छोटे मोटे काम करता रहता था। मैंने बीएससी इंस्टीट्यूट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनका एक इंस्टीट्यूट है, बीएससी इंस्टीट्यूट, मैंने वहां से स्टडी करना स्टार्ट करा स्टॉक मार्केट का। अब 2018-19 में मैं सैटरडे और संडे पूरे पूरे दिन जाता था। मेरी क्लास होती थी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और हमें वो स्टॉक मार्केट, हर एक चीज, मतलब इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे स्टडी करी। 1 साल में बीएससी इंस्टीट्यूट ने मेरे को इतनी नॉलेज दी। उस नॉलेज के साथ जब भी मैं क्लास से अटेंड करके कुछ सीख के आता था, मैंने 2018 में ही अपना चैनल बना दिया था। उसकी भी डेट मुझे याद है, 23 अप्रैल 2018, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अड्डा लॉन्च करा।
और मुझे नहीं पता था मैं कैसे बनाऊंगा। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी मदर को बोला मेरे को यूट्यूब चैनल मतलब मैंने स्टार्ट करना है, तो मेरी मॉम लाइक कि पागल हो गया यार तू। मतलब उस टाइम उनको यही होता था, हर घर का मन करता है कि बच्चा उनका जॉब करे, सबके घर पे है ये चीज की जॉब करे। तो अभी तो मैं 3rd ईयर कॉलेज में था और सबका यही था कि ये जॉब पे अगले साल से चला जाए, कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाए। तो मैंने YouTube चालू कर लिया। सब फैमिली वाले भी कह रहे थे पता नहीं क्या कर रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये YouTube क्या कैसे करेगा। मुझे भी नॉलेज नहीं थी YouTube की कि कैसे स्टार्ट होगा। बट धीरे धीरे करके जो मैंने इंस्टीट्यूट से सीखा वही वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट कर दी। अब वो धीरे 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 ग्रो करने लगा। बट 2020 तक मेरे को कोई ग्रोथ नहीं मिली। मतलब ग्रोथ इन द सेंस आप ये कह सकते हो, मैं 2 साल में लगभग 2-2.5 हजार ही सब्सक्राइबर्स बढ़ा। और वहीं जो इंस्टाग्राम चैनल था मेरा फाइनेंशियल अड्डा, वो भी सेम टाइम पे स्टार्ट था, वो 2000 फॉलोअर्स पे था। तो उस टाइम 2018 से 2020, अब कॉलेज 2019 में मेरा ओवर हो गया था। बट 1 साल, ये जो बीच के 2 साल है, इसमें मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा जो मैं आगे बताऊंगा। बट इन 2 साल में सोशल मीडिया से कोई ग्रोथ नहीं मिली और सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट लगी। जैसे आप जितने भी टूल्स कहते हैं उसमें कैमरा लिया, मोबाइल लिया, या वो रिकॉर्डिंग के लिए जितनी लाइट्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट लग रही थी, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा था। बट यहां से स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट जागता रहा। इंस्टीट्यूट से जो नॉलेज मिली, मैंने वीडियोस रेगुलरली करी। 2020 जब कोविड आने लगा, मतलब कोविड से 2 महीने पहले मेरे को ग्रोथ मिल गई थी। बट कोविड ने ग्रोथ ऐसी करी कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो 5000 फॉलोअर्स का था, वो अगले 3 महीने में, मार्च के बाद जुलाई आने आते तक 1 लाख पहुंच गया। वहां से ग्रोथ स्टार्ट हुई, वहां से पैसा आना लगा धीरे धीरे, थोड़ा सा हमें ब्रांड प्रमोशन मिलने लग गए, उससे काफी हेल्प हुई। उससे धीरे 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 करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए। तो ये ऐसी ही मेरी जर्नी है, इस तरह मेरी जर्नी। तो आपने मतलब YouTube और Instagram चालू ही इस इंटेंशन से किया था कि आपको एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ YouTube और Instagram मैंने अब चालू क्यों किया था, मैं उसका भी एक रीजन बताता हूँ। एक तो मेरे को खुद शौक है कि यार जो चीज मैंने YouTube से ही बहुत सारी चीजें सीखी, और YouTube पे हर एक बंदा फ्री मतलब सिखा रहा था, तो मुझे भी था यार कि मैं भी कुछ ना कुछ सिखाऊं। और दूसरा मेरे को था, पता था कि अगर मैं YouTube पे सही से मेहनत करूंगा, Instagram पे सही से मेहनत करूंगा, मॉनेटरी बेनिफिट भी मुझे होगा। बट मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट। हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट था, उसका रीजन है कि अगर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आएगा तो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो मॉनेटरी तो ऑब्वियसली बात है, जरूरी था। बट आज भी दिन पे गोल है, ऐसा नहीं है किसी किसी महीने हमारे पास कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं होते, स्टिल हम लोग अपना कंटेंट वैसे ही डालते हैं जैसे पहले डाल रहे थे, चाहे ब्रांड्स आए या ना आए, कंटेंट आज के दिन डलता ही डलता है। तो मॉनेटरी जरूरी है बिकॉज सस्टेन करने का टीम को सारे सैलरी वगैरह देने के लिए। बट स्टिल हमारा मेन मोटिव जो था ये स्टार्ट करने के पीछे, फाइनेंशियल अड्डा मैंने जो स्टार्ट करा था वो इसीलिए करा था, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है। मतलब आज के टाइम पे तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे जैसे क्रिएटर बहुत सारे हैं और हर कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। बट जब मैं 2017 में स्टार्ट करा था, 18 में स्टार्ट करा था, तब बहुत कम लोग थे। तो आज इतनी ग्रोथ हुई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आज अभी ग्रोथ और होनी है बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको अभी नॉलेज आज चाहिए, ये फाइनेंशियल लिटरेसी अभी बहुत कम है इंडिया में, तो हम आज भी उसीलिए काम कर रहे हैं। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जिस चीज की उस टाइम आपको कमी लगी है, जिस चीज मतलब जो चीज आपने फेस करी, वो इसलिए आपने स्टार्ट कर दी ताकि आगे किसी को बिल्कुल मेरा यही मोटिव था कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है, इस पर हमें काम करना ही होगा। और आज इतने सारे क्रिएटर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हर कोई क्रिएटर अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा हम स्टॉक और ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वो आप ही का फील्ड है। तो उसमें अगर मतलब इट्स लाइक कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फील्ड है, तो इसमें अगर आपको बताना हो कि कौन से टाइप की कैसी ट्रेडिंग बेस्ट होती है, लाइक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बहुत सारी होती है। तो अब देखो, स्टॉक मार्केट का नाम आता है ना, तो आपको पता है आधे लोग तो इसको जुआ ही बोल देंगे, गैम्बलिंग बोल देंगे कि ये सट्टा बाजार है, ठीक है। तो जब मैंने भी स्टार्ट करा था, मेरे सिर्फ और सिर्फ फादर बड़ा सपोर्ट करते थे स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी हुई थी और इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, तो वो मेरे को सपोर्ट करते थे कि तू कर, डर मत। इवन मैं डरता था, वो नहीं डरते थे कि यार स्टॉक लेना तो ले, कोई दिक्कत नहीं है, डर मत, लॉस हो गया तो देखी जाएगी। और लॉस में भी देख, वो कहते थे टेंशन ना ले, हम लॉस करने की कोशिश नहीं करें, बट अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टॉक में कमा लेंगे। तो वहां से सपोर्ट रहता था, तो उससे काफी नॉलेज मिली। सबसे बड़ा पॉइंट था कि स्टॉक मार्केट सब सही चल रहा था, बट जब मैंने आपको बताया ना 2018 में लॉस हुआ, वो 30,000 गए, अब मेरे पास कैपिटल ही नहीं थी। अब जब कैपिटल ही नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं आपने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। बट उस दौरान मेरे पास एक था इन्वेस्टमेंट, वो था मैंने अपनी स्टडी पे इन्वेस्टमेंट करी।
अब जब स्टडी पे इन्वेस्टमेंट करी ना, वो मैंने मम्मी को मनाया, उन्होंने रेडी हो गए। उस टाइम मेरे को याद है, मैं शेयर कर देता हूँ, बीएससी इंस्टीट्यूट की ऑलमोस्ट फीस मैंने 1.5 लाख दी थी। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं ना देता तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता। तो वो देने से बेनिफिट मिला। मतलब काफी लोग कहते हैं कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें, हम सीधा मार्केट में करते। नहीं, आपको पहले अपने ऊपर करना पड़ेगा, फिर आप मार्केट में करो। आप ये नहीं कि डायरेक्ट मार्केट में करो। डायरेक्ट करने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए ना। अगर आप खुद ही नहीं नॉलेज गेन करोगे तो आप मार्केट में कैसे करोगे? तो पहले मैंने उसकी नॉलेज ली, 1 साल पूरी पढ़ाई करी। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 2018 से 2020 के बीच में मैं खाली नहीं था, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। 2018 में मैंने इंटर्नशिप भी करी थी गुड़गांव, थोड़ी टाइम जॉब भी करी थी। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। सो मैंने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करा। वहां से मेरे को फंड्स आने शुरू हुए, तो धीरे धीरे करते मैंने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और डीमैट अकाउंट, इन तीनों का मैंने बिजनेस किया। वहां से जो फंड्स आ रहे थे उससे मेरा घर का खर्चा भी चलने लग गया, मैं पार्टिसिपेट करने लगा अपने घर के खर्चे में। मेरे पास जो फंड्स बचते थे वो मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। अब पर मुझे समझ आया, जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल करना चाहिए, जब मैंने इन दौरान मैंने काफी सारी ट्रेडिंग करी, इंट्राडे भी करी, एफएनओ भी करी। एफएनओ में मैंने लॉस थोड़ा सा कर लिया था, बहुत ज्यादा नहीं करा। इंट्राडे में थोड़ा बहुत मेरे को लॉस हो गया था। मेरा लॉस आज तक बहुत ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि मैंने सेफ साइड रहा हूं। मैं ज्यादा उतना ही अमाउंट लेके आता था स्टॉक मार्केट में जितना मैं बियर कर पाऊं। अगर मेरे को लगता था कि यार कहीं से पैसे कम इंटरेस्ट भी मिल रहे, मैं नहीं लाता था कि यार नहीं, अपना पैसा ही लगाना है, ये मेरा आज भी मोटिव है। तो सब सही चल रहा था। बट इंट्राडे मुझे समझ आ गया था ये मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैं इंट्राडे एफएनओ में जब करता था तो वो लॉस ना बहुत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब एक एक मिनट में ही आपको दिखा रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट है और 1 मिनट में ही दिखा देगा 20,000 लॉस हो गया। तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इंट्राडे एफएनओ बंद कर दी। अब बचा मेरे पास आईपीओ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग अभी मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना मेरे पास फंड्स नहीं थे। तो 2020 कोविड का क्रैश आ गया। अब क्रैश में जो स्टॉक्स अच्छे अच्छे थे, मैंने उनको बाय करना स्टार्ट करा। जितनी मेरे पास कैपेसिटी थी, जितने फंड्स थे, मैंने उसके अकॉर्डिंग उनको बाय करना स्टार्ट करा। एंड बाय एंड होल्ड की गेम मैंने करनी थी। ऑलमोस्ट 1.5 साल में ही मेरे को काफी अच्छा रिटर्न मिल गया था। 2021 जाते ही काफी अच्छा रिटर्न आ गया था, बिकॉज कोविड के टाइम मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आ गया था और निफ्टी ऑलमोस्ट 15,000 से 7,500 आ गया था, ऑलमोस्ट आधा हो गया था। वहां से ग्रोथ मेरे को काफी अच्छी मिली, क्योंकि मैंने सही टाइम पे स्टॉक्स बाय रखे और लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखी। वो आज भी कुछ स्टॉक कोविड टाइम के मैं होल्ड कर रहा हूँ, कुछ मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो मेरी जो यहाँ पर वो मेरा माइंडसेट क्या बना, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। साथ में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करता हूँ, बट मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि मुझे इंट्राडे एफएनओ नहीं करनी। वो मेरे को समझ नहीं आ रही थी, मेरे लिए वो बनी ही नहीं। तो जो चीज आपके लिए बनी है या जो चीज आपको समझ आती है, आपको वही करनी चाहिए। ये चीज। तो इसमें कोई ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो मतलब बोले कि हाँ थोड़े ना सेफ साइड वाले होते हैं कि आप अगर उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब मिनिमम रिस्क टेकिंग है। तो कैसे 2-3 स्टॉक आप बताएंगे? अच्छा, मैं इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो 2020 में जब मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी ना, मैंने HDFC बैंक बाय किया था। सो ऑलमोस्ट मुझे प्राइस भी याद है, समथिंग अराउंड 850 to 900 के बीच में मैंने बाय करा था, और वो कुछ ही टाइम पे 1600 समथिंग गया था। तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा था एक बार। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री मैंने 900 में बाय करा था, एंड 1600 पे मैंने उसको एक बार प्रॉफिट बुक करा था, 1500-1600 के बीच में। अब मैंने ये क्यों बाय करे, बिकॉज HDFC बैंक नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक, लार्ज कैप कंपनी। तो मुझे समझ आ गया कि इस कंपनी में रिस्क कम है। रिस्क कैसे कम है कि ये स्टॉक ऑलरेडी गिर तो चुका है, अगर यहां से गिरा तो इतना ही गिरेगा कि हमें आइडिया भी होता है, कि हमें खुद भी नॉलेज आ जाती है कि अगर आप मार्केट में टाइम दोगे आपको पता चल जाता है कि अगर कोई स्टॉक गिरा तो उसकी भी एक लिमिट है कि ये यहीं तक गिरेगा, इससे ज्यादा वो नहीं गिर सकता। अगर बहुत ही बड़ा क्रैश आ जाए तो वो अलग पॉइंट है। तो HDFC बैंक पे मैंने इसीलिए पोजीशन ली थी उस टाइम, बिकॉज एक अच्छी कंपनी सस्ती मिल रही है, तो आप क्यों नहीं लेना चाहोगे उसको। रिलायंस इंडस्ट्री मैंने लिया। उसके साथ साथ मैंने उस टाइम और भी काफी सारे स्टॉक्स थे जो अच्छी कंपनीज थी, जो बड़ी कंपनी थी। अशोक लेलैंड मैंने 40 रुपीज के आसपास लिया था, जो आज ऑलमोस्ट 180 चल रहा है। तो वो कुछ स्टॉक्स है जो आज भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। बीच बीच में मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा, और लॉन्ग टर्म इसलिए करा क्योंकि अच्छी रेंज पे मिल रहे थे, अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रहे थे, और रिस्क कम था, इसलिए मैंने करा।